हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। टॉपिक ही अलग है। इलेक्ट्रोस्टैट्स कंप्लीट करने के बाद ये आपको समझना पड़ता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म जो है वो जो जेई के सिलेबस में है उसमें मैग्नेट्स जो नेचुरल मैग्नेट्स है उसके बारे में हम लोगों को बहुत कम पढ़ना होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो पूछे जाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो मैग्नेट्स होते हैं, चुंबक जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि जो चुंबक होता है जो नॉर्मली देखे होंगे आप लोग, वो नेचुरल मैग्नेट्स होता है। तो नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में कम और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है। तो नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे। और वो आप सभी को पता है, बचपन में हम लोग मैग्नेट से बहुत खेलते थे, चुंबक से। चुंबक क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव होता है, किसी भी लोहे को अट्रैक्ट कर लेता है तो बहुत अच्छा लगता है। कैसे बचपन में हम लोग बहुत खेलते थे। और जो रेडियो में, टेलीविजन्स में मैग्नेट्स यूज हुआ करता था पहले, जो कैथोड रे पर बेस्ड जो टेलीविजन होता था उसमें बहुत सारा मैग्नेट यूज होता था, नेचुरल मैग्नेट टाइप का रहता था। तो मैग्नेट्स यूज होता था और वो मैग्नेट से हम लोगों को, हम देखें इधर कहीं से मिल जाता था तो हम लोग खेलते रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन में कि मैग्नेट्स मैग्नेट्स क्या होता है हम लोगों को पता है। ठीक है, कॉन्सेप्शन से हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता है। मैग्नेट्स क्या होता है कि आयरन टाइप के मटेरियल को, या आयरन को स्पेशली कहिए, आयरन निकल को ये अट्रैक्ट करता है अपने तरफ में। तो मैग्नेट्स में जो कॉमन चीज़ें होती है ना मैग्नेट्स में, वो होता है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल, इस टाइप का एक मैग्नेट होता है, चुंबक। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है इसमें आप देखे होंगे कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है चार्जेस में, कि चार्जेस का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसी तरह से कुछ रिलेटेड इस टाइप का है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है, चार्ज और इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, हम लोग वो भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो नॉर्थ पोल जो होता है, एक नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को रिपेल करता है एक दूसरे से। जिस तरह से एक पॉजिटिव एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर भगाता है, उसी तरह से नॉर्थ नॉर्थ से दूर भगाता है और साउथ साउथ से दूर भगाता है। जबकि नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट होता है और माने अपोजिट पोल जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और दूसरा होता है कि जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट करता है ना। फील्ड किस टाइप का, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इस तरह सा क्रिएट होता था। देखें, फील्ड का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वो ये हो जाता था कि अगर इसके सराउंडिंग में यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर एक फोर्स लगेगा जो कि F इक्वल टू हो जाएगा Q टाइम C। ये हमने देखा है। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज हो तो फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, ये चार्ज के अंदर जाते रहता है। ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। तो ये जो है, इसमें भी अगर कोई चार्ज रख दिया जाए दूसरा चार्ज तो उस पर भी एक इस टाइप का फोर्स लगता है जो फील्ड के डायरेक्शन में, और वो भी Q ही होता है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, फोर्स है ये हमने देखा है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी मैग्नेट्स में भी नॉर्थ पोल जो है उस तरह, उससे क्या होता है, निकलता है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और साउथ पोल में एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज का कॉन्सेप्ट अगर कंप्लीट है तो धीरे धीरे ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। और इसके ऊपर के केस में देखिए तो वो मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। नेचुरल मैग्नेट्स में ऐसा हमने देखा है, मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा एक चैप्टर है जिसमें बहुत डिटेल में इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मैग्नेट बनता कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या ऐसा चेंजेज होता है, पोलर पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है, मतलब क्या सभी को मैग्नेट बनाया जा सकता है, मटेरियल्स को या किसी चीज़ को, मतलब मैग्नेट बनाने के लिए कुछ स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये सारे हम लोग अलग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ उसको लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं। केवल ये करें कि जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है उसी तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उसी जिस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है उसी तरह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। अब क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर में अगर कोई मान लीजिए कि नॉर्थ पोल अगर मैग्नेट आ जाता है तो मैग्नेट में तो कभी भी पोल अपने आप में, मैंने सिंगल, जिस तरफ चार्ज में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग रह सकता है, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव के साथ हमेशा नेगेटिव चार्ज हो।
लेकिन मैग्नेट के साथ में हमेशा ये रहता है कि वो नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा रहता है, कभी भी अकेले इंडिपेंडेंट पोल नहीं होता है तो अपने आप में। लेकिन नॉर्थ और साउथ अगर एक मैग्नेट रख दिया जाए इस तरह से, तो देखिएगा नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स जिस तरह से फील्ड है उधर लगेगा इस तरह से, और साउथ पोल क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर अगर हम कोई मैग्नेट फ्री में छोड़ दें, छोटा सा नीडल, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, साउथ पोल इधर आ जाएगा, घूम फिर के किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे घूम फिर के ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये इसलिए ऐसा हो जाएगा क्योंकि नॉर्थ पोल को ये फील्ड नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएगा और साउथ पोल को ये रिपेल करता है, फील्ड अपोजिट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और बिकॉज नॉर्थ पोल ज़्यादा नज़दीक है इसके, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिपल्सन कम होगा, तो एज ए रिजल्ट ये नीडल जो है छोटा वाला वो इस तरह अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड का ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि मैग्नेटिज्म एंड चार्ज, इन दोनों का कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके तो हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में 2-3-4 बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उस कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको जेई के लिए और क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर किसी भी चार्ज को करंट कैरिंग वायर, हमने इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ा है, तो अगर मान लीजिए कि ये करंट कैरिंग वायर है, इस तरह से करंट कैरिंग एक वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो जो एक्सपेरिमेंट से मिला है कि करंट कैरिंग वायर जो होता है वो अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। अब कैसा फील्ड है, क्या है, नहीं है, वो सब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बट एक फील्ड क्रिएट करता है, उसका एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं कि वो कैसा होता है। तो करंट कैरिंग वायर के बगल में अगर एक चार्ज को रख दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज, सपोज कीजिए प्लस चार्ज को रख दिया गया है किसी डिस्टेंस पे, किसी डिस्टेंस आर पे रख दिया गया, तो क्या ऑब्जर्व किया गया है वो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको इस तरह से बनाते हैं, ये करंट कैरिंग वायर है आई, ठीक है, और इसके बगल में एक आपको रख दिया गया है चार्ज, और एक्सपेरिमेंट ये है कि प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है। तो इफ ए चार्ज इज केप्ट नियर ए करंट कैरिंग वायर, नथिंग हैपेंस, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, ये चार्ज यहीं का यहीं पड़ा रहता है। ये किसे मिला है? थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो बाय एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड दैट इफ अ चार्ज इज केप्ट नियर ए करंट कैरिंग वायर, नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होता है। चार्ज स्टेशनरी है, स्टेशनरी ही रहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, ये ऑब्जर्वेशन में देखा गया, ठीक है। लेकिन इसी चार्ज को अगर कुछ वेलोसिटी दे दिया जाता है तो कुछ और हो जाता है। बट इफ दिस चार्ज इज गिवन a velocity near a current carrying wire, a force acts on the charge। अगर मान लीजिए कि ये करंट कैरिंग वायर है आई, और देखा गया कि पॉजिटिव चार्ज को अगर इसके पैरेलल वेलोसिटी दे दिया जाए v, तो ये क्या होता है कि अट्रैक्ट होता है, किस तरफ? वायर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब अट्रैक्ट होगा तो एक वेलोसिटी तो इधर दिया गया है, दूसरा फोर्स लग रहा है, तो वो इस तरह ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है, it gets attracted towards the wire if it is a positive charge and velocity is along the wire। जिस तरह वेलोसिटी जो है along the parallel to wire, अगर वायर के करंट के पैरेलल है, इधर वेलोसिटी दिया गया है, ये वेलोसिटी अगर इस तरफ दिया गया है, करंट भी इस तरफ जा रहा है, तो चार्ज देखा गया कि अट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए होता है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ presence of magnetic field near the wire and it acts on the moving charge only, ठीक है। स्टेशनरी चार्ज पे नहीं लगता है, ये किस पे लगता है? मूविंग चार्ज पे लगता है, ठीक है। चार्ज जब रेस्ट में है तब उस पर नहीं लगता है, किस पे लगता है? जब चार्ज मोशन कर रहा है तभी लगता है। तो इसमें अब मान लीजिए कि आपके पास दो ऑब्जर्वर है, सपोज कीजिए दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर मान लीजिए यहाँ पे है जो कि स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट में है, ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, एस इसका नाम है, और दूसरा ऑब्जर्वर है जो यहाँ पे है, और दूसरा ऑब्जर्वर क्या है? मान लीजिए मोशन में है, इसको भी v वेलोसिटी दिया गया है। तो जब इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी दोनों का v वेलोसिटी है,
तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर अनदर ऑब्जर्वर, मान लीजिए एस डैश है ये, तो एस डैश के रिस्पेक्ट में क्या है, क्या हो रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में तो ये चार्ज वेलोसिटी होते हुए भी रेस्ट में है, क्योंकि इसका भी वेलोसिटी भी इसका भी वेलोसिटी भी, तो क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एस डैश द चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एस चार्ज इज इन मोशन। तो चार्ज रेस्ट में है कि मोशन में है, ये कौन स्थापित करेगा, कौन बोलेगा कि भाई ये तो रेस्ट में है ये, और इसको गलत भी तो नहीं बोल सकते हैं, इसको भी गलत नहीं बोल सकते हैं। तो रेस्ट या मोशन होना ये तो फ्रेम पे डिपेंड करता है कि रिलेटिव रेफरेंस फ्रेम क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम भी नहीं है, दोनों ध्यान दीजिए। तो क्या है कि रेस्ट में है कि मोशन में, ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्या है कि ये चार्ज रेस्ट में है और फिर भी इधर अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि मोशन तो ये रहेगा ही, तो इसको ये वाला पाथ नहीं दिखेगा, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए एक स्ट्रेट लाइन ऐसा पाथ दिखेगा कि ये वायर की तरफ खींचा चला जा रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश ऑब्जर्वर चार्ज इज बिहेविंग एज इफ देयर इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको लगेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिससे ये चार्ज जो कि रेस्ट में है वो इधर खींचा चला जा रहा है, क्योंकि रेस्ट में तो फोर्स केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। विथ रिस्पेक्ट टू ये ऑब्जर्वर ये चार्ज रेस्ट में है और इस पर फोर्स लग रहा है तभी ये खींचा चला जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि इसके रिस्पेक्ट में जब ये रेस्ट में था तो नहीं लग रहा था, जब ये मोशन में है तो लग रहा है, और वो भी पाथ इस तरफ से ऐसे हो जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एस देयर इज मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, and with respect to observer S dash there is electric field at this point, ठीक है। तो इसी दोनों को कंबाइंड करके हम ये बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे से बहुत इंटीमेटली कनेक्टेड हैं, दोनों एक केवल ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये मैथमेटिशियन फिजिस्ट जो भी कहिए, मैक्सवेल्स जो है, उन्होंने ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफैक्ट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये मैक्सवेल्स थ्योरी, मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, उनसे पता चलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, ठीक है, दे डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, और इसीलिए कंबाइंड रूप में हम लोग इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल रहे हैं। तो ये चैप्टर जो है आपको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इसमें पढ़ाई करना है और दोनों एक ही चीज होता है, इसमें ये बताया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि करंट कैरिंग वायर के बगल में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूविंग चार्ज जो है वो क्या करता है, अट्रैक्ट हो जाता है या रिपल्ड हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ चार्ज। रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो इस तरफ चला आता उल्टा। तो इस तरह से हमने देखा है। अब एक्सपेरिमेंट से क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका नेचर ऑफ मतलब फोर्स जो इस पर एक्ट कर रहा है वो फोर्स किस टाइप का है, वो एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया गया है। क्या है वो देखिए। थ्रू एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, क्या देखा गया है एक्सपेरिमेंट से, बहुत सारी चीजें हम लोग अब यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि एक लाइन, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, सॉरी ये मैंने करंट कैरिंग वायर आई है और यहाँ कोई पॉइंट पी है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसको वेलोसिटी इधर दिया गया था तो अट्रैक्ट हुआ है। लेकिन इसी को अगर वेलोसिटी इस तरफ दिया जाता, इस तरफ, तो क्या होता है कि इस पर देखा गया है कि इस तरफ अगर वेलोसिटी दिया जाए तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। तो एक नंबर क्या है, क्या ऑब्जर्व किया गया है कि देयर इज वन लाइन अलोंग विच इफ द चार्ज इज प्रोजेक्टेड नो फोर्स विल एक्ट ऑन इट, ठीक है। तो वो कौन सा लाइन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वही डायरेक्शन जो होता है
मैग्नेटिक फील्ड का होता है। सेकेंड पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया गया है, इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज v एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और v के बीच में एंगल थीटा हो तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो v b साइन थीटा के बराबर होता है। इफ द एंगल बिटवीन v एंड b मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, फर्स्ट वाले में पॉइंट फर्स्ट से पता चल जा रहा है। v एंड b का डायरेक्शन कहाँ से पता चला, ये वाला, राइट। इफ एंगल बिटवीन v एंड b be theta, then magnitude of magnetic force is proportional to VB sin theta। ये हो गया, ये ऑब्जर्व किया गया। और तीसरा नंबर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ V वेक्टर एंड B वेक्टर, ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये भी ऑब्जर्व किया गया है। और तीसरा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, फोर्थ पॉइंट, v का जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जिस चार्ज को मूव कराया जा रहा है उसके मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो F मैग्नेटिक जो हो गया वो प्रोपोर्शनल टू क्यू भी हो गया, क्या क्यू है उसका अमाउंट उस पर भी डिपेंड कर गया, ये भी हो गया। अब इन सारे ऑब्जर्वेशंस को अगर एक स्टाइल में लिखा जाए तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ऑल द अबव फैक्ट्स कैन बी कंबाइंड इन वन वेक्टर फॉर्म। वो क्या है, अगर मैग्नेटिक फोर्स Fm है, मान लीजिए Fm क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, तो Fm जो होगा वो हो जाएगा QV क्रॉस B। अगर मैग्नीट्यूड की केवल बात करते हैं तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड QV क्रॉस B, और क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको पता ही है VB साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा QVB। B क्या है आपका, B है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किया जाता है, B इज मैग्नेटिक फील्ड। कहिएगा भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो लेक्चर में आपको ये भी पता चलना चाहिए कि क्या है B इज मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम लोग बाद में और पढ़ेंगे आगे। V वेलोसिटी है, थीटा एंगल बिटवीन देम है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। और इसमें ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है V और B का, तो इसके बारे में इसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सब पता चल गया। ये क्या, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज। देखिए इसमें अगर V और B पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो जीरो हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगा, जो कि ऑब्जर्वेशन में बोला गया है। और इसका डायरेक्शन V और B के परपेंडिकुलर भी होगा, और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है चार्ज के प्रोपोर्शनल भी है। तो सारे जो ऊपर का फैक्ट्स है वो यहाँ पे दिख रहा है। और इसका डायरेक्शन जो होता है राइट हैंड थंब रूल से होता है, ये आपको पता है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल हमें पता है ऑलरेडी, हम उसको रिपीट नहीं करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि V से B की तरफ फिंगर को, मान लीजिए कि ये आपका वेलोसिटी है और ये आपका मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन इस तरह से हो गया VB। ऐसे फिंगर को करिए तो जो थंब जो आपका होगा वो V क्रॉस B का डायरेक्शन दे, इस तरह से VB किए तो V से B की तरफ करिएगा तो थंब किधर आ रहा है, इधर, तो मेरी तरफ, इस तरफ, ये हो गया V क्रॉस B का डायरेक्शन। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा थंब रूल। तो मैग्नेटिक फोर्स आपका क्लियर हो गया। अब मैग्नेटिक फोर्स है, और अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब हम पढ़े तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है देख लेते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, SI यूनिट अगर करें बात SI यूनिट की, SI यूनिट तो वो हो जाता है आपका टेस्ला, TESLA, टेस्ला, कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। टेस्ला इज ए वेरी बिग यूनिट, तो 1 टेस्ला इक्वल टू जो होता है 10 टू द पावर ऑफ 4 गॉस के बराबर होता है। गॉस हो गया आपका स्मॉलर यूनिट, तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 4 गॉस, ठीक है। अब कितना बड़ा, कितना, जैसे अर्थ के नियर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है नियर इट्स सरफेस, कितना टेस्ला होता है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक टेस्ला कितना बड़ा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड नियर द अर्थ सरफेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -5 टेस्ला, मतलब कि जितना, कितना हो गया, लगभग 1 लाख के बराबर हो गया, ठीक है। 10 टू द पावर ऑफ -5 टेस्ला, मतलब 1 टेस्ला अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का 1 लाख गुना ज़्यादा होता है। तो टेस्ला इज ए बिग यूनिट। तो जो MRI स्कैनिंग होता है, डॉक्टर में कई बार देखे होंगे कि ब्रेन स्कैनिंग करता है, CT स्कैन जिसे बोलते हैं, तो वो क्या करता है ब्रेन को या जिस भी चीज़ का CT स्कैन करना होता है उसमें रिपोर्ट के
ऊपर लिखा रहता है, देखिएगा उसके कवर पे कि 1.5 टेस्ला का उसमें देता है, 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जाता है। इसलिए सीटी स्कैन बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी के अंदर में उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है उसका इमेजिंग करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए, राइट। तो ये अब हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे से किस तरह से एसोसिएटेड है, हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा। ठीक है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था हमारा, ये इसके थ्रू हमें पूरा समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? एक ऑब्जर्वर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमें समझ में आ गया। कंबाइंडली हमने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा है। एक चीज़ और देखते हैं हम, क्या कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड को। तो जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये कन्वेंशन है अगर इनटू द पेज है, अगर ऐसे है पेज के अंदर में है तब तो ऐसे दिखा देंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर है, इस तरह नीचे की तरफ जा रहा है या पेज से बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये डॉट से दिखाते हैं और क्रॉस से दिखाते हैं, इस तरह से। तो डॉट का मतलब हो गया, ये डॉट हो गया, डॉट का मतलब हो गया आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ पेज, ठीक है, पेज से ऊपर आपकी आंख की तरफ आ रहा है फील्ड, तीर का निशान है, नुकीला होता है ना तीर, और ये तीर का पीछे वाला भाग क्रॉस है, तो इसका मतलब ये इनटू द पेज हो गया, ये अंदर जा रहा है इनटू द पेज। ठीक है, कभी कभी क्या किया जाता है कि सर्कल नहीं बनाया जाता है, ऐसे ही छोड़ देता है, मतलब ये हो गया क्रॉस फील्ड, ऐसे लिख दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेज के अंदर जा रहा है। और कभी कभी ऐसे डॉट को क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, या कभी कभी डॉट में सर्कल भी बना दिया जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये बी जो है ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बी, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज को कोई वेलोसिटी दे दिया जाए जो कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, माने वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या हो गया होगा। तो लिखेंगे चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट या क्रॉस कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि हम सिंप्लिसिटी के लिए एक तो क्रॉस फील्ड ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक चार्ज को मूव कराते हैं, मतलब कि छोड़ देते हैं वी वेलोसिटी दे करके। तो उस पर क्या क्या होगा, अगर ये कोई चार्ज है इसको वी वेलोसिटी इस तरह से दे दिए वी, तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी के हिसाब से, तो बी इसके अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और वी वेलोसिटी प्लेन में ऊपर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी अगर इस तरह से आप देखिएगा राइट हैंड थंब रूल ऐसे, तो लेफ्ट की तरफ इस पर फोर्स लगेगा, किधर लगेगा इस पर फोर्स, लेफ्ट की तरफ लगेगा, दिख रहा है कि लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा। तो मैं इस पर लेफ्ट की तरफ एक फोर्स लगाता हूँ, ये एफ मैग्नेटिक लगा। अब ये वी वेलोसिटी है और एफ की फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू वी, तो स्पीड को तो ये बदलेगा नहीं क्योंकि वर्क डन तो कर नहीं रहा है, वी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको केवल डायरेक्शन चेंज कर देगा ऐसे। और एज ए रिजल्ट देखा गया है कि ये सर्कुलर पाथ इसमें कवर करता है, सर्कुलर पाथ जिसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ कवर करता है। याद रखिएगा, कोई भी फोर्स अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है तो वो उसके वेलोसिटी के केवल डायरेक्शन को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, और इसमें कोई वर्क डन नहीं होता है। तो अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कुछ वेलोसिटी दे दिया जाए तो क्या हो रहा है इसमें कोई क्यों, और वैसे भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चाहे कोई भी डायरेक्शन में आप दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही लगेगा, और जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा तो कोई इस पर फोर्स कोई वर्क डन होगा नहीं, वर्क डन नहीं होगा तो इसका स्पीड चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं हो रही यहाँ पे चेंज की। तो मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करता है, कॉन्सेप्ट ये है। और दूसरा कि ये सर्कुलर पाथ बनाएगा अगर वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये हमेशा सर्कुलर पाथ ही बनाएगा। और क्यों, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, और जो फोर्स सर्कुलर पाथ तभी बनाता है जब कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है
वो इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे है तो ऐसे लग रहा है, फिर यही जब यही यहाँ पे आ जाएगा तो भी सेंटर की तरफ लगेगा, हमेशा ये मैग्नेटिक सेंटर की तरफ लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, और यही जो है वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स तो F इक्वल टू एम टुवर्ड्स द सेंटर के लिए लिखेंगे, तो हम लोग F मैग्नेटिक इक्वल टू एम ए मतलब कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि v स्क्वायर बाई आर होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Q V B साइन 90। देखिए साइन 90 क्यों लिखे हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर, सोचिए साइन 90 क्यों लिखे हैं, और यहाँ से आ जाएगा R इजकल टू, सॉल्व कीजिए तो एम वी बाई क्यू बी, क्यू चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो क्रॉस फील्ड दिखाया हुआ है बी है, और रेडियस ऑफ जो हो जाए सर्कुलर पाथ जो हो जाएगा वो एम वी बाई क्यू बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर बेस्ड आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। प्लस इसका टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड टी। कैसे? टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब कि एक सर्किल कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा चार्ज को इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी मतलब स्पीड। तो ये अगर आप v का वैल्यू रखिए, r का वैल्यू यहाँ से रखिए इस वाले जगह से, तो ये हो जाएगा 2 पाई m बाई क्यू बी। ये फॉर्मूला के रूप में आपको याद भी रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एकदम जरूरी है। एक सेकेंड में कितना बार ये घूमता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कितना, पीसी में लिख दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में कितना बार, उसको ईटा से नॉर्मली डिनोट किया जाता है, तो ईटा इक्वल टू होता है 1 बाई टाइम पीरियड, तो क्यू बी बाई 2 पाई एम, ठीक है। जब वेलोसिटी पता चल गया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा भी पता चल जाएगा, क्योंकि क्या होता है ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, ये आप कर दीजिए, ये भी आ जाएगा एक, या 2 पाई बाई टी कर दीजिए, उससे भी आ जाएगा, क्यू बी बाई एम हो जाएगा, ओमेगा आ जाता है 2 पाई बाई टी भी होता है, यहाँ से भी आ जाएगा, मैंने 2 पाई मैंने ओमेगा जो हो गया 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, तो क्यू बी बाई एम हो गया, यहाँ से देख लीजिए क्लियर करके, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी बाई एम, मतलब अपने से चेक कीजिए। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं जो हमने अभी पढ़ा है वो क्या है कि जब चार्ज कोई मूव करेगा तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सर्कुलर पाथ में क्यों घूमेगा ये भी समझ में आ गया। पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ अभी घूम गया, देखिए ऐसे, क्योंकि फोर्स ऐसे लगेगा। इसी की जगह पे अगर हम नेगेटिव चार्ज देते हैं तो क्या होता, वो फोर्स इस तरफ लगता, ठीक है, और इस तरफ लगता तो ये ऐसे घूमता, अगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड है तो। अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड हम बात कर रहे हैं सब जगह है, अगर सब जगह नहीं है तो वो अलग केस डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर पूरे में है तो ऐसे घूमता, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे घूमेगा, क्योंकि फोर्स देखना है किस तरफ लग रहा है। क्लियर हो गया? तो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि रेडियस जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से बाकी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि किस किस चीज पर क्या डिपेंड करता है। कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका, क्या है कि a negative charge q of mass m is projected perpendicularly to a bounded region of uniform magnetic field B such that speed v is equal to qb by m as shown in the figure। तो ये डायग्राम है, ठीक है, as shown in the figure, और इसका स्पीड जो है वो क्या दिया गया है qb by m, जहाँ पर q चार्ज, b मैग्नेटिक फील्ड और m क्या है मास, ठीक है, बाउंडेड बाय 1.5 मीटर, इन विच रीजन विल द पार्टिकल बी इमर्जिंग टू, का मतलब हो गया कि पार्टिकल किस बाउंड्री से निकलेगा। तो मैं क्वेश्चन में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी बाउंड्रीज हैं, कौन कौन से बाउंड्रीज हैं, मान लीजिए ये बाउंड्री, इसका नाम दे देते हैं 1, बाउंड्री 2, बाउंड्री 3 और बाउंड्री 4। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज एंटर किया है तो किस बाउंड्री से निकलेगा। तो सबसे पहले कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से जो एंटर कर रहा है इस पर फोर्स क्या लग रहा है ये देखना होगा। तो देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, v का डायरेक्शन आपको ऊपर की तरफ ऐसे हो गया, और b का डायरेक्शन इनटू द पेज है, क्योंकि क्रॉस फील्ड है b है,
तो v क्रॉस b करिएगा तो देखिएगा उसका डायरेक्शन क्या किस तरह से इधर आता है, v क्रॉस b का डायरेक्शन। बट यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव चार्ज है, तो F इजिकल टू क्यू v क्रॉस b में अगर q नेगेटिव हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b के अपोजिट हो जाएगा। तो अब जो v क्रॉस b का डायरेक्शन हुआ उसके हिसाब से फोर्स जो है वो किस तरफ लगना चाहिए, इस तरफ। और इस तरफ अगर फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन वो इस तरफ ट्रेवल करेगा, इस तरह से सर्कुलर पाथ, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ होगा उसका। ठीक है, तो ये अगर है हमारे पास पता है तो और क्या क्या चीज़ होती है, कैसे पता करेंगे कि ये कौन से रीजन से वो रीजन 4 में तो नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है। लेकिन रीजन 1 में आ सकता है, 2 में हो सकता है, रीजन 3 से क्रॉस कर सकता है। ये तीनों रीजन, तीनों में से पॉसिबिलिटी हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका रेडियस निकालिए, उसी से पता चल जाएगा। ठीक है, रेडियस निकालिएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि अगर रेडियस, आप ध्यान से दीजिए कि r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होता है और v इक्वल टू हमें दे दिया गया क्यू बी बाई एम, तो यहाँ से r इक्वल टू 1 हो जाएगा। वाई क्यों हो जाएगा, क्यों v इक्वल टू क्यू बी बाई एम इज गिवन। ठीक है, ये दिया गया है, तो r इक्वल टू 1 हो गया, 1 मीटर हो गया। और यहाँ पर 1.5 मीटर का रीजन है और रेडियस 1 मीटर है। तो ये 1 मीटर के बाद ही जैसे परपेंडिकुलर गया है तो वापस टेंजेंट होगा, तो इसका पाथ जो हो जाएगा वो बेसिकली आपका ऐसे होगा कुछ, ये देखिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका रेडियस थोड़ा सा कम होगा, पहले ही ये रिटर्न हो जाएगा, पहले ही रिटर्न हो जाएगा। मतलब रेडियस 1 मीटर है तो डायामीटर इसका 2 मीटर हो गया। तो अगर पूरा का पूरा अगर यहाँ पर फील्ड रहता, बाउंडेड नहीं रहता, तो 2 मीटर पर जा करके 2 मीटर पर ये सेमी सर्कल बनाता। तो आप ऐसा कीजिए, आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ से लेकर के ये 2 मीटर है, यहाँ से 2 मीटर है, डायमीटर तो 2 होता और ये सेमी सर्कल बनाता अगर इसका पूरा का पूरा बाउंडेड रीजन रहता, इस तरह से सेमी सर्कुलर बनाता। तो ये तो सेमी सर्कुलर बनाएगा नहीं, लेकिन 1 मीटर जहाँ पर, यहाँ मान लीजिए 1 मीटर फिनिश होता है, फिर से ड्रॉ करते हैं, ये मान लीजिए 1.51 मीटर है यहाँ पे, राइट। तो 1 मीटर का यहाँ पर इस टाइप का कर्व बनेगा, इस टाइप का, ऐसे दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, ये ऐसे बनेगा, ऐसे, राइट। और फिर यहाँ से ये वापस ऐसे चलाएगा साथ, सो दैट कि 2 मीटर पे यहाँ पर परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फील्ड तो है नहीं, तो ये रीजन 2 से इस तरह से निकल जाएगा, रीजन 2 ऐसे निकल जाएगा बस। तो ये किस तरफ गया, फाइनली ये इसका आंसर हो गया कि ये रीजन 2 में जाएगा। अब रीजन 1 में कब जाता, जब रेडियस का वैल्यू आपको ज़्यादा होता। रेडियस का वैल्यू अगर 1.5 से ज़्यादा होता तो ये यहाँ कहीं इस किसी रीजन से निकल जाता, रीजन 1 में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी कहीं से निकल सकता था। और रेडियस का वैल्यू क्या है कि अगर 1.5 मीटर से कम है तो यहाँ कहीं से निकलेगा। ठीक है, 1.5 मीटर से कम है और 1.5 मीटर से कम ज़्यादा उसका डायामीटर हो तब। लेकिन अगर रेडियस का वैल्यू, अगर टोटल डायामीटर का वैल्यू जो है 1.5 मीटर से कम हो जाए तब वो रीजन 3 से निकल जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा, क्योंकि टोटल डायामीटर इसी में समा जाएगा, तो उसको रीजन 2 में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो रीजन 3 से निकल जाएगा। तो क्लियर हो गया ये प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम एक तरह से है। इसमें देखिए क्या है, A proton, a neutron and an electron are projected perpendicular to uniform magnetic field as shown. Identify them. तो A, B, C में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा न्यूट्रॉन है, कौन सा प्रोटॉन है, आपको पता करना है। तो आप अगर V क्रॉस B का डायरेक्शन देखिएगा, इसमें V का डायरेक्शन दिया हुआ है, B नीचे की तरफ है, तो V क्रॉस B ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें से वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से देख करके हम लोग बोल सकते हैं C क्या है, प्रोटॉन है। राइट हैंड थंब रूल लगाइए, बार बार कह रहे हैं, और V की तरफ चारों फिंगर को रखिए और B की तरफ फिंगर को कर्ल कीजिए, ट्विस्ट कीजिए, घुमाइए। तो जो थंब का डायरेक्शन आपका होगा, अंगूठे का डायरेक्शन, वही आपको V क्रॉस B का डायरेक्शन बताता है, राइट हैंड थंब रूल जो कहता है। तो क्या किया जाए, C प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके अपोजिट में है, तो ए हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। केवल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। और ए इलेक्ट्रॉन हो गया
और बी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, क्लियर। थर्ड में देखते हैं क्या बोल रहा है, एन अल्फा पार्टिकल, ए बीटा पार्टिकल एंड ए न्यूट्रॉन आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन, आइडेंटिफाई देम। तो इसमें से कौन सा अल्फा है, कौन सा बीटा है और कौन सा न्यूट्रॉन है। नहीं, न्यूट्रॉन तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड प्रोटॉन लिखते हैं यहाँ पे, ये गलत क्वेश्चन है। प्रोटॉन, अल्फा बीटा और प्रोटॉन, प्रोटॉन या बीटा, हाँ प्रोटॉन कर सकते हैं तब ये क्वेश्चन बनेगा सही। तो आइडेंटिफाई किया जाए, इसमें क्या क्या होगा, आइडेंटिफाई किया जाए तो पहले तो अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब हो गया, उसका मास। देखिए रेडियस, इसमें रेडियस ही क्वालिटेटिव है, तो रेडियस इक्वल टू होता है आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, यही होता है। तो देखिए v और b तो दोनों तीनों पार्टिकल के लिए सेम है, तो रेडियस वो प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू हो जा रहा है। तो मास बाई चार्ज रेशियो जो है वो जिसका ज़्यादा होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, और जिसका कम होगा उसका रेडियस कम होगा। पहली बात ये। और दूसरी बात कि जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको v क्रॉस b की तरफ दिखा देंगे, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके अपोजिट। तो जैसे बीटा पार्टिकल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो बीटा पार्टिकल को अगर ध्यान से देखें तो ये आपका बीटा पार्टिकल एक ही बार में निकल गया। अब इसमें अल्फा कौन सा है और प्रोटॉन कौन सा है ये समझना है। तो m बाई क्यू रेशियो देखिए अल्फा पार्टिकल का कितना होता है, तो m बाई क्यू देखिए कि अल्फा पार्टिकल का कितना होता है और प्रोटॉन का कितना होता है। तो प्रोटॉन में हम लोग क्या देखते हैं कि m बाई क्यू निकालते हैं, तो m प्रोटॉन बाई क्यू प्रोटॉन, सिंपल सी बात है। क्यू में एक ही चार्ज है तो ये m बाई ई इसको आप बोल सकते हैं। प्रोटॉन के लिए m बाई एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है मैग्नीट्यूड में, तो m बाई ई हो गया मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। फॉर अल्फा पार्टिकल m बाई क्यू क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का मास जो हो जाएगा वो 4m हो जाता है, क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, तो टोटल मास 4m हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और q जो है, चार्ज जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन उसमें बच जाता है और 2 न्यूट्रॉन रह जाता है। तो 4 बाई, तो इसका मतलब हो गया ये 2m बाई ई। ठीक है, m मास ऑफ प्रोटॉन है, e चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। तो देखिए रेडियस किसका ज़्यादा आया, अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा आया। इसका मतलब यहाँ से निकला कि ये अल्फा पार्टिकल होगा और ये प्रोटॉन होगा, रेडियस थोड़ा कम होगा इसका, और ये बीटा पार्टिकल। आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा और आपका कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है अच्छे तरीके से, तो इसको बढ़िया से समझिए क्या है। A negative charge of mass m and charge q is projected perpendicularly to a uniform magnetic field B as shown। ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और रीजन जो है इसका इस तरह से ओनली इसी में है जहाँ पे d ये डिस्टेंस है। तो कहता है फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ अदर गिवन पैरामीटर्स। तो डिफ्लेक्शन निकालना है इसमें। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये डिफ्लेक्शन होता क्या है, डिफ्लेक्शन किस चीज़ का नाम है। ये देखिए समझिए इसको, ये ऐसे एंटर किया है और ये नेगेटिव चार्ज है तो इस तरह से ट्रैवल करेगा। अब इस तरह से ट्रैवल करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, ओनली 2। या तो ये ऐसे ट्रैवल करते हुए यहाँ निकल जाएगा, ठीक है, या दूसरा है कि ऐसे ट्रैवल करते हुए आएगा और इसी में वापस हो जाएगा। यही 2 तरीका है और कुछ नहीं है। अब सपोज कीजिए, इसमें बता देना होगा कि r इज ग्रेटर देन d, तभी डिफ्लेक्शन का, डिफ्लेक्शन 2 तरह का हो सकता है, एक 2 केस में हो सकता है, r इज ग्रेटर देन d और r इज लेस देन d, लेस देन इक्वल टू d। तो r इज ग्रेटर देन d के लिए हम लोग पहले निकालते हैं, मतलब कि रेडियस ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा तो वो इस रीजन में आ जाएगा, दूसरे रीजन में आ जाएगा, और उस समय उसका डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा वो चेक करते हैं। तो ट्रैवल कराते हैं, ये आया और ऐसे निकल गया, ये हो सकता है, मतलब यहाँ पर सर्कुलर पाथ था और जैसे ही यहाँ पे आता है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करना बंद कर देता है तो वैसे ही उसके बाद वो यूनिफॉर्म स्पीड से चला जाता है सीधे, ऐसे भी जो भी स्पीड है भी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो स्पीड को चेंज करता नहीं है। तो यहाँ भी था तो बाद में भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, वेलोसिटी सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो ये इंसिडेंट हुआ है तो इसमें हमें डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन का मतलब
इनिशियली तो ये इस डायरेक्शन में था, परपेंडिकुलरली एकदम ऊपर की तरफ, और बाद में तो ये एंगल जो हो गया ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल थीटा हो गया, ये एंगल, ये वाला, यही एंगल बताना है कितना है ये एंगल थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये एंगल बताने का कोशिश करते हैं कि ये एंगल कैसे बता पाएंगे हम लोग कि ये एंगल कितना है, कि रेडियस ज़्यादा था इसमें, राइट। तो यहाँ से ये आगे की तरफ रेडियस निकाला जाए। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉप क्यों किए हैं, इसलिए किए हैं कि यहाँ पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये, तो ये भी आपका रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस है, राइट। और ये एंगल थीटा है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, राइट। और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। डी डिस्टेंस है, आर है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि डिफ्लेक्शन साइन थीटा क्या है, साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, वही थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स वो एंगल। तो साइन थीटा जो हो जाएगा, ध्यान दीजिए वो 90 माइनस थीटा है, तो ये आपका थीटा हो जाएगा, राइट। तो साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो वो हो जाएगा डी बाई आर, क्योंकि डी यही है ना, ये वाला डी है, ये डिस्टेंस, तो डी बाई आर हो गया। और आर का वैल्यू कितना होगा, आर इजकल टू एम वी बाई क्यू बी, सिंपली फॉर्मूला लगा दिए, तो ये हो जाएगा डी बाई डी क्यू बी बाई एम बी। तो थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स डी क्यू बी बाई एम बी। ये बहुत सिंपल सा है, केवल एक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन है और कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर हो गया। और इस चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज और होता है। अगर मान लीजिए कि रेडियस जो है वो छोटा होता डी से, तो क्या क्या होता है, इसका पाथ कुछ इस टाइप का होता, ये इसी में एंटर करता और इसी में ऐसे करते हुए कहीं ना कहीं से वापस आ जाता, सेमी सर्कुलर बनाते हुए, क्योंकि 90 डिग्री से एंटर किया है तो 90 डिग्री से निकलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि केसेस बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस या डॉट कुछ भी हो सकता है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एक तरफ इनफाइनाइट है, मतलब इधर इनफाइनाइट है, कहीं इन्फिनिटी तक है, और यहाँ एक तरफ नहीं है। तो यहाँ से जिस भी एंगल से एंटर करेगा पार्टिकल चार्ज, उसी सेम एंगल से सिमेट्रिकली जो है वो उसको निकलना पड़ेगा, चाहे कितना भी बड़ा रेडियस क्यों ना हो, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। तो जब वो वापस आएगा कितना भी वेलोसिटी से हो, तो वापस जब आएगा तो वो इसी से निकलेगा, इसी स्टाइल में। तो ऐसे ही इसके अंदर सर्कुलर पाथ करते हुए और वापस जब ऐसे आएगा तो ये सेम एंगल होगा। तो जिस एंगल थीटा से एंटर किया था उसी एंगल थीटा से निकल जाएगा, राइट। एक तो ये हो गया। दूसरा हमने ये बताया कि अगर इनफाइनाइट नहीं रहा दूसरे तरफ भी, तो d ग्रेटर देन r ग्रेटर देन d और r लेस देन d का कॉन्सेप्ट बनता है। लेकिन इनफाइनाइट रहा तो उसको वापस आना ही है, वापस इसी रीजन में, और इस एंगल से, जिस एंगल से वो एंटर करता है। अगर 90 डिग्री से एंटर किया है परपेंडिकुलरली तो परपेंडिकुलरली वापस आ जाएगा, ऐसे 90 करेगा तो ऐसे ही वापस आएगा। थीटा एंगल से एंटर किया है तो थीटा एंगल से वापस आ जाएगा, राइट। एक चीज़ ये हो गया आपका, एकदम ध्यान रखना है हमें। और दूसरा ये हो गया कि जब भी 90 डिग्री से एंटर कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, इसके अंदर में एक सेमी सर्कुलर पाथ बनाएगा, ठीक है। मतलब हाफ ऑफ द सर्कल कवर करेगा अगर 90 डिग्री से एंटर किया है तब। 90 डिग्री से नहीं एंटर किया है तो इसके, या एक्यूट एंगल से एंटर किया है तो रेडियस बहुत ज़्यादा, मैंने इस तरह से बनाएगा। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल से एंटर किया है, मतलब इस तरह से एंटर कर गया है, तो फिर क्या होगा कि मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, अगर तब ये चार्ज पे डिपेंड करता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव। इस केस में नेगेटिव चार्ज लेकर के कर रहे हैं हम लोग। और अगर इस तरह से एंटर करता, इस तरह से एंटर कर जाता, तो ये एंगल थीटा, तो इसको बोलिएगा बड़ा एंगल है, तो वो ऐसे नहीं, ऐसे बनाता, ऐसे निकलता, ऐसे जाता, एक सर्कुलर पाथ बनाते हुए वापस ऐसे निकलता, लेकिन ये एंगल सेम रहेगा, राइट। और ये जो बना रहे हैं हम, ये दिस विल बी ए पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। डायग्राम उतना अच्छा से नहीं बना, लेकिन ये पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ रहेगा, ठीक है। केवल ये वाला सर्कुलर हिस्सा खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। और इससे रिलेटेड और भी
कोई भी कॉन्सेप्ट हो आप इसे कर सकते हैं। क्या केवल ध्यान रखिएगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो अलोंग द क्यू वी क्रॉस बी जो डायरेक्शन होता है उस तरफ मूव कराना है फोर्स लगा के। नेगेटिव चार्ज रहा तो वी क्रॉस बी के अपोजिट थंब रूल लगा, ये नहीं कि नेगेटिव चार्ज है तो भी थंब रूल लगाएं और उसी तरफ फोर्स लगा के बना दिए, नहीं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, बी क्रॉस बी लेफ्ट की तरफ आता है लेकिन इसको राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करके दिखाया गया है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट कि फोर्स किस तरह से लगता है इस पर करंट कैरिंग वायर पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।